वेलकम टू सी शिक्षा। मैं डीनिशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का हम लोग थर्ड चैप्टर को धारा विद्युत को देख रहे थे। धारा विद्युत के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं कि धारा विद्युत क्या होता है, धारा विद्युत का प्रवाह किस तरीके से होता है। उसके अंतर्गत हम ओम का नियम को देख लिए हैं। सेल का जो दोनों रेगुलेटरों के बीच की जो दूरी क्या होती है उसको देख लिए हैं। ओम का नियम कैसा होता है, ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, अनोमीय प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम किन किन पर लागू होता है, किन किन पर लागू नहीं होता है। परिपथ को देख लिया। परिपथ के अंतर्गत हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत देख लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतने सारे जो भी टॉपिक थे हमारे कंटेंट थे इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मीटर सेतु, जो कि एग्जाम की दृष्टि से और क्वेश्चन की दृष्टि से, माध्यमिक शिक्षा मंडल की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में आता है। क्लियर। तो इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन आता है मीटर सेतु क्या है, उपकरण का वर्णन करते हुए इसके लिए फार्मूला, इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। इस तरीके से सिद्धांत आएगा, सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना आवश्यक आता है। ठीक है। इसके साथ आपको डायग्राम भी बनाना रहता है। क्लियर। तो जैसा कि हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को देखते हुए हम लोगों ने ये पाया है कि जितने भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो सेल का प्रतिरोध होता है उसमें बहने वाले जो अनुपातिक नियतांक है शेष अन्य दो भुजाओं के अनुपातिक विद्युत धाराओं के अनुपात की क्या होती है, तुल्य होती है। मतलब P/Q = R/S। इसको व्हीटस्टोन सेतु ने बताया था। ठीक है। कि प्रॉपर मात्रा में विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाह होता है बोल के। ठीक है। और जब जैसे कि आपका विद्युत धारा का प्रवाह की शीलता आपका अग्र दिशा में होता है या पश्च दिशा में होता है, तो डिपेंड करता है कि आपको धारा कैसी है। क्लियर। आपका जो माध्यम है वो कैसी है, माध्यम की प्रकृति पर भी तो निर्भर करता है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने आप लोगों को ये बताया था कि जो आपको विद्युत शक्ति होती है, विद्युत शक्ति की जो क्षय होती है वो किस प्रकार होती है। उसके बाद विद्युत वाहक बल बताया गया था। विद्युत वाहक बल के पहले आप लोगों को जो विद्युत शक्ति है उसको बताया गया था, विभवांतर बताया गया था और विद्युत वाहक बल बताया गया था। इसके पहले आप लोगों का जो शक्ति का क्षण, शक्ति दर जो था, इसको आप इसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग मीटर सेतु देखेंगे। मीटर सेतु के अंतर्गत हम लोग उपकरण का वर्णन करते हुए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल विभवांतर में क्या अंतर होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, उसके लिए व्यंजक की स्थापना करेंगे। व्यंजक की स्थापना करते हैं विद्युत शक्ति क्या है इसको देखेंगे। फिर एक दो कंटेंट के बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर। तो जैसा कि हम लोग धारा विद्युत के अंतर्गत जो आपका धारा होता है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। आपका जो पहला चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है उसमें आपका जो धारा रहता है भाई वो एक जगह पर रुका रहता है, मतलब उसका उम्र नहीं आया रहता है। पहला और दूसरा चैप्टर में एक हिसाब से बोला जाए तो तीसरा चैप्टर में उसका उम्र हो जाता है, फिर वह चलना स्टार्ट करता है। किसी उम्र के बाद जान रहा है, जितने भी बच्चे लोग होते हैं वो चलना स्टार्ट करते हैं। कोई कितना भी मंथ के बाद करता है, किन्हीं को तो साल लग जाता है, किन्हीं को 1.5 साल 2 साल 2.5 साल ऐसे लग जाता है। ठीक है। उसी प्रकार ये जो धारा विद्युत प्रवाह है उसको 2 चैप्टर के बाद ही तीसरा चैप्टर में रनिंग करना स्टार्ट कर देता है। पहला और दूसरा चैप्टर में आपका जो धारा होता है वो भाई एक ही जगह पर रुका हुआ रहता है, स्थिर होता है। इस कारण से उसको स्थिर आवेश बोलते थे। ठीक है। तो जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग स्थिर वैद्युत की बोलते हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग धारा विद्युत है तो इसको हम लोग गतिकी के अंतर्गत बताएंगे। ठीक है। मतलब स्थिर विद्युत है तो ये गति विज्ञान के अंतर्गत आपका आएगा। तो चलिए इसी के बेस पे आज हम लोग देखेंगे मीटर सेतु। वास्तव में मीटर सेतु आपका होता क्या है, मीटर सेतु के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ का उपकरण का वर्णन करेंगे, किन किन चीज़ों को लेकर के हम लोग चलेंगे और मीटर सेतु का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से करते हैं, मीटर सेतु होती क्या है, मीटर सेतु का गुण क्या है, मीटर सेतु का दोष क्या है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं, उपकरण का वर्णन किस तरीके से होगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है। प्रैक्टिकल लैब में जब आप लोग स्कूल कैंपस में आप लोग पढ़ेंगे तो जब फिजिक्स का चैप्टर चलेगा तो जब मीटर सेतु होगा तो आपको प्रैक्टिकल के टाइम इसको बता दिया जाएगा। क्लियर। तो क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बोर्ड पेपर होने वाला है। क्लियर। तो इस दृष्टि से आप लोग जितने भी नोट्स बनाए हैं नोट्स को बना करके चलिए, क्योंकि अगर नोट्स को आप लोग नहीं बनाते चलोगे तो केवल ओरली चीज़ में याद नहीं होते, कुछ चीज़ें ओरल और रिटर्न दोनों में याद होती है, कुछ चीज़ें सुनकर देखकर लिख कर के याद होती है। ठीक है। इसलिए आप लोग अगर लिखते जाएंगे मेरे साथ एक साथ चलते जाएंगे। ठीक है। क्योंकि अगर साथ चलना है, ठीक है, साथ चलना है, अच्छे से आपको मार्क्स प्राप्त करना है, अच्छे से प्राप्तांक लाना है 12th क्लास में, तो आपको लिखना जरूर पड़ेगा क्योंकि लिखी हुई चीज़ आपको हमेशा याद दिलाएगी। लिखी हुई चीज़ आप कभी भी भूलते नहीं हैं। इसलिए ओरली हवा में कुछ भी चीज़ याद नहीं होता है। मैं यहाँ पर आपके साथ 2-4 मिनट बात करूँगा तो उसमें से 2-4 वर्ड आपको याद रहेंगे, पूरा वर्ड याद नहीं रहेंगे। लेकिन उसको आप कहीं डायरी पर लिखते हो, मेंशन करते हो कि हाँ डीनिशा सर ये बोले हैं, ऐसा लिखने के लिए ये है वो है, तब आपको पूरा पता रहेगा। इसलिए हमेशा जब भी मीटिंग होता है, कुछ भी कॉन्फ्रेंस होता है, कोई भी स्कूल होता है, स्कूल कैंपस होता है, कॉपी निकालो बोलते हैं ना आप लोगों को, ओपन योर कॉपी
ठीक है। उसके बाद नोट डाउन राइट डाउन बोलते हैं ना, तो इसी प्रकार आप लोग हमको फॉलो करते जाओगे। हम जितने भी चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं उन चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। जितना आप नोट डाउन करते जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। आपके लिए बेनिफिट होगा तो आपका मार्क्स अच्छे से आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको भविष्य में फ्यूचर का आपका प्लानिंग बहुत ही सेफ रहेगा, ठीक है। आगे चल करके अगर आप लोग बायोलॉजी वाले हैं तो नीट की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी में बहुत हेल्पफुल करेगा ये वीडियो आप लोगों का हमेशा। अगर इस वीडियो को देखते हैं अगर समझ में नहीं आता तो बार बार देखिए, पीछे आगे करके देखिए जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ को। आगे मैथ्स वाले हैं तो एनडीए भी करते हैं, बी करते हैं, बीटेक करते हैं, आगे जा करके बीएससी भी करेंगे, कुछ भी करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। क्लियर? तो चलिए आज का टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट है वो है आपका मीटर सेतु। चलिए देखते हैं भाई मीटर सेतु क्या होता है। उपकरण का वर्णन भाई, कोई भी उपकरण रहता है वर्णन रहता है। गाड़ी बाइक खरीदते हुए जब डिलक्स है क्या क्या पार्ट्स है भाई, कितना माइलेज है, कितना एवरेज है, कितना क्या है, अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, कंडीशन कैसा है, ये सब आप लोग चेकअप करते हो ना। कुछ भी चीज़ लेते हैं कितना कंडीशन क्या है, घुमा कर फिरा कर उड़ा कर सब कुछ करके देखते हैं। उसी प्रकार इसका भी उपकरण का वर्णन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर उपकरण का वर्णन में देखिए एक आपका ABC यहाँ पर आपका है, ठीक है। इसमें एक स्केल बना हुआ है, ठीक है। बिंदु ए से सी तक, बिंदु ए से सी तक स्केल में अंकित 100 तक है आपका, 100 सेंटीमीटर तक। जहाँ पर ए से बी है, ए से बी तक तथा बी से सी तक, ए से बी तक तथा बी से सी तक। अंकित है, जहाँ पर P का वैल्यू है आपका LX, Q का वैल्यू दिया गया है आपके पास, ये यहाँ तक 100 है तो 100 में आपका L घटेगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस L इंटू X। उसके बाद R है और S है, ठीक है। यहाँ पर इसका आपका A का वैल्यू है L माइनस L। हमको सूत्र की स्थापना करनी है। हमारा सूत्र ये है S इक्वल टू R 100 माइनस L बाय L। इस चीज़ को हमको पूरा करना है। चलिए अब देखते हैं मीटर सेतु को, जिसको हम लोग मीटर ब्रिज बोलते हैं। उपकरण के अंतर्गत आप लोग देख ही चुके हैं उपकरण आपका किस तरीके से है, PB के माध्यम से है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी L है, B से यहाँ तक की दूरी आपका 100 माइनस L है, P का जो दूरी है आपका L है, क्योंकि यहाँ तक का आपका L है, ठीक है। इसके साथ आपका X सेंटीमीटर अटैचमेंट है, इसलिए L इंटू X हो गया। यहाँ पर धारा P है आपका G, दो सिरा M और N, यहाँ पर दो सिरा आपका X और Y है, ठीक है। Q का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस L इंटू X, R भी हो जाएगा प्रतिरोध के रूप में यहाँ पर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका S इक्वल टू आपको प्रूफ करना है R इंटू 100 माइनस L बाय पूरे के बाय में रहेगा आपका L, ठीक है। तो चलिए हम इस चीज़ को सिद्ध करते हैं।
चूँकि हम ये जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, क्या जानते हैं कि सेल के दो अनुपातिक भुजाओं का जो प्रतिरोध होती है वह शेष अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात की क्या होती है, तुल्य होती है। ठीक है, सेल के दो भुजाओं का सेल के दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के तुल्य होती है, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अंतर्गत प्रायोगिक प्रमाणित किए हैं। प्रमाणित किए हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ये आपका उपकरण हो गया। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ पर स्केल के माध्यम से आप लोग देख ही रहे होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर 20 है। ठीक है, 20 एक के बेस पे हम लोग कितना ले लिए हैं, 2-2 सेंटीमीटर ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, तो जैसा कि बिंदु ए से सी तक स्केल से अंकित 100 सेंटीमीटर, जहाँ पर ए से बी तक तथा बी से सी तक अंकित है। तो इस चीज़ में आपका जो पी का वैल्यू है LX, क्यू का वैल्यू हो जाएगा 100 - L × X, R और S, ये दोनों तो आपका एज इट इज़ रहेंगे। और जैसा कि हम लोग सूत्र की स्थापना हमको ये करनी है, ए का वैल्यू A, बी का वैल्यू 100 - L, तो S = हमको प्रूफ करना है R 100 - L ये करना है। व्यंजक के लिए हम लोग जानते हैं, इससे पहले व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये बोलता है कि सेल के दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, शेष अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के तुल्य होती है, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अंतर्गत प्रायोगिक प्रमाणित किए हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग व्यंजक को व्युत्पन्न करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग को तो इस उपकरण को देख ही चुके हैं, यहाँ पर आपका जो उपकरण था, ठीक है, ये उपकरण के माध्यम से आपको यहाँ पर मैं बता दिया। अब चलिए इसके लिए व्यंजक देखते हैं हम लोग। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से व्हीटस्टोन चलिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से देखते हैं इस चीज़ को हम लोग। व्हीटस्टोन सेतु
चलिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का ही आपका अनुकूल मतलब इसी का आपका प्रायोगिक निर्धारण करता है आपका मीटर सेतु, मतलब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार ही इसके बराबर होता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के तुल्य होती है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होता है, P/Q = R/S। हमारे पास वैल्यू है P का वैल्यू है हमारे पास Lx Q का वैल्यू है हमारे पास 100 - L × x। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। चलिए समीकरण 1 में अब देखो ना, यहाँ से समीकरण 1 में P तथा Q का मान रखने पर यहाँ पर हो जाएगा P की जगह में Lx यहाँ से तिर्यक गुणा होगा, ये कट जाएगा S × L 100 - L। S का वैल्यू हो जाएगा 100 - L/L। ये आपका मीटर सेतु का अभिष्ट व्यंजक है। ये आपका मीटर सेतु के लिए आपका अभिष्ट व्यंजक। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में ये आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के तुल्य होती है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से P/Q = R/S होता है। P का वैल्यू यहाँ पर आपका Lx है और
क्यू का वैल्यू है आपका 100 माइनस सेल इंटू एक्स है। तो समीकरण 1 में पी तथा क्यू का मान पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एल एक्स बाय हो जाएगा 100 माइनस सेल इंटू एक्स इक्वल टू आर बाय एस। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया एस का एल के साथ और आर का 100 माइनस एल के साथ। तो एस का वैल्यू हो जाएगा आर 100 माइनस एल बाय एल। क्लियर। तो ये आपका मीटर सेतु के लिए क्या है, आपका अभिष्ट व्यंजक है। इतने में आपका मीटर सेतु आपका क्या है, फिनिश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, देखिए EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए इस चीज़ को हम लोग अब देखते हैं। बोल क्या रहा है ना, क्या बोल रहा है, एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए, एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है भाई, W जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे उस सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू होता है W/Q, मतलब कार्य बटे आपका क्या है, Q का आवेश। जा तो जब एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए, एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ को चलाने के लिए ना, एकांक धनावेश आपका प्लस Q है, उसको पूरे विद्युत परिपथ को चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, क्योंकि विद्युत को वहन करने वाला कोई तो बल होना चाहिए ना, इस चीज़ का हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका फार्मूला होता है आपका E=W/Q। इसका फार्मूला क्या है, E= आपका W/ क्या है, आपका Q है। इसका आपका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक, इसका SI मात्रक होता है आपका वोल्ट। क्लियर। तो विद्युत वाहक बल को जब भी आपको पूछा जाएगा तो विद्युत वाहक बल क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, विद्युत वाहक बल के लिए, विद्युत वाहक बल के लिए आप यही बोलोगे, एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, W/Q। इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। विद्युत वाहक बल सेल का SI मात्रक होता है आपका वोल्ट। चलिए अब इसके बाद देखते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं। जब सेल बंद परिपथ में होता है जब सेल आपका बंद परिपथ में होता है, कहाँ पर होता है, बंद परिपथ में होता है, बोल रहा है ना। जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल से धारा ली जाती है, ठीक है, ये आपका बंद परिपथ है। क्लियर, ये आपका बंद है, अभी ये आपका बंद परिपथ है। और जब धारा को आई को, जब धारा को यहाँ से, जब सेल से धारा ली जाती है, सेल से धारा, जब सेल बंद है और सेल से धारा ली जाती है, तो बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित में, बाह्य परिपथ को, ये आपका बाह्य परिपथ है, बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित में, इसमें जो भी प्रवाहित करोगे भाई, इसमें जो भी आप प्रवाहित करोगे, इसमें व्यय हुई ऊर्जा, इसमें जितना भी खर्चा होगा, प्रवाहित करने में आपका जितना भी ऊर्जा खर्चा होगा या व्यय होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल, टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं ना, वही है टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, तो अगर आपको सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है पूछा जाएगा, तो सेल का टर्मिनल विभवांतर के लिए आप लोग क्या करोगे
कि सेल का टर्मिनल विभवांतर जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल से धारा ली जाती है तो बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में व्यय हुई ऊर्जा को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। जब सेल क्या हो भाई, बंद परिपथ में। कौन बंद परिपथ में होता है? जब सेल बंद परिपथ में होता है। कहाँ से धारा ली जाती है? सेल से धारा ली जाती है। तो बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितना भी ऊर्जा व्यय होती है या जितने भी व्यय हुई ऊर्जा है उसको हम लोग बोलते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। उसको क्या बोला जाता है? सेल का टर्मिनल विभवांतर। चलिए, ये था आपका विद्युत वाहक बल EMF शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा सेल का टर्मिनल विभवांतर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। चलिए, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में हम लोग अंतर को देखते हैं। पहला, विद्युत वाहक बल इधर है आपका विभवांतर। पहला देखते हैं भाई। पहला क्या है? यह दोनों ध्रुवों के बीच होती है तथा सेल खुले परिपथ में रहते हैं खुले परिपथ में रहते हैं। खुले परिपथ में रहते हैं। यह दो धाराओं के बीच का अंतर है। दो धाराओं या प्रतिरोध बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दो प्रतिरोधों के बीच का अंतर है। चलिए, दूसरा चीज़ देखते हैं हम लोग। यह विभवांतर से बड़ा होता है। यह विभवांतर से कौन बड़ा होता है? विद्युत वाहक बल। कौन बड़ा होता है बोलने से? विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो यह विभवांतर से बड़ा होता है। यह विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। तीसरा, यह प्रतिरोध के मान पर निर्भर नहीं करता। यह प्रतिरोध के मान पर निर्भर नहीं करता है। यह प्रतिरोध के मान पर निर्भर होता है।
इस शब्द का उपयोग, इस शब्द का उपयोग, इस शब्द का उपयोग सेल, जनरेटर, मशीन के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। इस शब्द का उपयोग, इस शब्द का उपयोग, इस शब्द का उपयोग प्रतिरोधों के, प्रतिरोधों के अंतर के लिए, अंतर के लिए किया जाता है। ठीक है, एक और 5वां नंबर देख लो इसका। 5वां में क्या होता है? विद्युत वाहक बल परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है। इसका अस्तित्व रहता है, लेकिन परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व नहीं रहता। इसका अस्तित्व नहीं रहता है। ये है आपका विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तो क्या बोलोगे विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर के लिए? तो विद्युत वाहक बल क्या होती है और विभवांतर क्या होती है? ठीक है, तो विद्युत वाहक बल अभी पढ़े, सेल खुले पर इतने होते हैं तो उनको धारा के लिए लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है, ये जितना ऊर्जा आपका व्यय होता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे EMF से दर्शाते हैं। हाँ, इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। विभवांतर, ठीक है, एकांक धनावेश को हम लोग कहाँ से लाते हैं? किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हमें उस चीज़ का क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। मतलब दो आपको प्रतिरोधों के बीच का अंतर ही आपका क्या है? विभवांतर है। ठीक है, तो पहला अंतर में हम लोगों ने क्या देखा? यह देखा कि यह दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, यह दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बीच की होती है, दोनों ध्रुवों के बीच की होती है तथा सेल खुले परिपथ में रहते हैं। यह दो प्रतिरोधों के बीच का अंतर होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है आपका? यह विभवांतर से क्या होता है? बड़ा होता है। यह विभवांतर से क्या होता है? बड़ा होता है। और यह विद्युत वाहक बल से क्या होता है? छोटा होता है। तीसरा चीज़ हम लोगों ने ये देखा कि यह प्रतिरोध के मान पर निर्भर नहीं करता, लेकिन यह आपका प्रतिरोध के मान पर क्या होता है? निर्भर करता है। ठीक, चौथा, इस शब्द का उपयोग किस शब्द का उपयोग? विद्युत वाहक बल शब्द का उपयोग। इस शब्द का उपयोग हम लोग सेल, जनरेटर, मशीन के लिए किया जाता है। और इस शब्द का उपयोग देखो, इस शब्द का उपयोग प्रतिरोधों के अंतर के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला था 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है आपका? कि विद्युत परिपथ के भंग होने पर भी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है, लेकिन विद्युत परिपथ भंग होने पर आपको विभवांतर का अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग केयर कीजिएगा। तो ये है आपका, कभी कभी पूछता है 4 नंबर में विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए, तो आपको इस अंतर को लेकर के चलना है। क्लियर? तो ये है आपका विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। चलिए इसको देख लिए, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट है क्या हमारा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। चलिए
सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, उसके लिए व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो पहला सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य या विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, दो आपके इलेक्ट्रोड रहेंगे इस तरीके से, ये आपका पहला इलेक्ट्रोड है, ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में उपस्थित विद्युत अपघट्य, विद्युत धारा प्रवाह में जो रुकावट डालेगा, यहाँ का जो विद्युत अपघट्य है आपका, विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है, ठीक है, जो रुकावट डालेगा, जो रुकावट डालता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पर जो भी आपके जो भी इलेक्ट्रोड टाइप से रहेंगे, आपका जो भी इस तरीके से इलेक्ट्रोड हैं, ये है आपका प्रथम इलेक्ट्रोड, ये आपका द्वितीय इलेक्ट्रोड, ये आपका तृतीय इलेक्ट्रोड, अब बोल रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य, जैसे यहाँ पर ये आपको मान लेते हैं विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, ठीक है। विद्युत धारा के मार्ग में, इसके मार्ग में विद्युत धारा के, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट, विघ्न, बाधा उत्पन्न कर रहा है भाई। विघ्न विनाशक तो आ गए हैं हमारे गणपति बाबा, लेकिन यहाँ पर आपका जो विद्युत अपघट्य है वह विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डाल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो
ये हो गया आप लोगों का सेल का, ये हो गया आपका आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य या विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है, सेल का आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध को, सेल का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल और से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पूछा जाएगा भाई कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बोलोगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको याद क्या करना है, देखो याद ये करना है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, किसके इलेक्ट्रोडों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य या विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है, ठीक है, जो रुकावट डालेगा, जो विघ्न बाधा डालेगा, उसको आगे जाने नहीं देगा, प्रवाह को जो विद्युत धारा है उसके प्रवाह को जहाँ पर है वहीं पर रोक देगा भाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। और यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका जो आर है, इसको हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि डायग्राम के बेस से मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड लेकर के आप लोगों को समझा दिया हूँ। ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोड था, ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रोड था, ठीक है। दोनों के बीच में यहाँ पर अब ले लेते हैं भाई विद्युत अपघट्य, जैसे यहाँ पर मैं ले लिया विद्युत अपघट्य, ये आपका विद्युत अपघट्य हो गया। ये क्या करता है, आपका जो मार्ग रहता है धारा, ठीक है, एक मार्ग है आपका धारा, जैसे जो भी इलेक्ट्रोड रहेंगे भाई उसके बीच में जो भी उपस्थित आपका जो विद्युत अपघट्य रहेगा वो क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत सारी रुकावट डालता है। भाई मैं तेरे को आगे जाने नहीं दूंगा, तू क्या कर लेगा मैं नहीं जानता, इस तरीके से, ठीक है। दोनों के बीच में लड़ाई भी होगा, आगे जाने भी नहीं देगा। अब क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखते हैं डायग्राम के बेस पे। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं, चलिए। तो ये था आप लोगों का सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलने से क्या है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य या विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसका निर्भरता देखते हैं भाई, इसका निर्भरता देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसका पहला निर्भरता, हमेशा निर्भरता को पूछता है। फिजिक्स में क्या होता है, जितने भी विशेष स्थितियां हैं उनकी निर्भरता है, उनका एसआई मात्रक है, उनका विशेष स्थिति है, उनके जितने भी कंडीशन है भाई उसको बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखे, प्रतिरोध को देखे, ओमीय प्रतिरोध को देखे, अनोमीय प्रतिरोध को देखे, ओम का नियम को देखे, ओम का नियम को सत्यापन किए, उसका सीमाएं देखे। तो इसका गुण को जानने के साथ साथ इसका दोष भी जानना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो गुण को भी जान लो और दोष को भी जान लो। तो पहला इसकी निर्भरता देखते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, दोनों इलेक्ट्रोडों दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर चलिए देखते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक
प्रतिरोध, जिसको हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल आर से, स्मॉल आर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, क्योंकि यही दोनों इलेक्ट्रोडों ठीक है, क्योंकि यही दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्य रखा जाता है। विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। जितनी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अधिक रहेगी, के बीच की दूरी ज़्यादा रहेगी, मतलब ये ना, ये आपका पहला इलेक्ट्रोड, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड, इसके बीच की दूरी जितना ज़्यादा होगा, विद्युत अपघट्य उसके मार्ग में उतना ही रुकावट आपका डाल। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे सेल का आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है, फर्स्ट को कवर कर चुके थे। सेकेंड से हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी या विद्युत अपघट्यों के क्षेत्रफल पर, ठीक है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और विद्युत अपघट्यों के क्षेत्रफल पर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्यों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल जितना बड़ा रहेगा, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी भी उतनी ही अधिक रहेगी। क्लियर, ठीक है। तो ये था आप लोगों का इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर विद्युत अपघट्यों के क्षेत्रफल पर। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्यों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी भी उतनी ही अधिक होगी। क्लियर। नाउ सेकेंड, सांद्रता पर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सांद्रता पर निर्भर करती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सांद्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि विद्युत अपघट्य ही सांद्रता पर आधारित होती है। सांद्रता बढ़ने पर भी R बढ़ता है। चौथा है आपका ताप पर। चौथा क्या है आपका? ताप पर। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ताप पर बहुत ही निर्भर है। ताप बढ़ने पर R भी आपकी प्रवाहित होती है। चलिए, अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए हम लोग व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पर निर्भरता में देखे थे, हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है आपका, I इक्वल टू क्या होता है? V/R, समीकरण नंबर 1, और I इक्वल टू होता है E/R प्लस स्मॉल r, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 का आपका LHS बराबर है, इसमें RHS भी बराबर होगा, इसलिए समीकरण 1 व 2 से V/R इक्वल टू हो जाएगा E/R प्लस स्मॉल r। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका VR प्लस V स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा R। ये VR इक्वल टू हो जाएगा आपका RE माइनस VR। चलो,
अब ये स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा आपका आर डी माइनस वी आर बाय वी। आगे स्टेप में देखते हैं, तो स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों में से कैपिटल R को निकाल दो, ई माइनस वी हो जाएगा बाय वी हो जाएगा। ठीक है, आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा r इक्वल टू कैपिटल R ई बाय वी माइनस वी बाय वी। तो ये आपका हो जाएगा r इक्वल टू कैपिटल R ई बाय वी माइनस 1। यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध का अभिष्ट व्यंजक है। इसी फार्मूला से सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है V बाई आर, एक और I इक्वल टू होता है आपका E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है, समीकरण 2 का RHS भी बराबर होगा। V बाय आर इक्वल टू E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया VR प्लस RE। तो स्मॉल r को चूँकि आंतरिक प्रतिरोध के स्मॉल r से, इसलिए स्मॉल r का व्यक्त किया तो RE माइनस VE बाय V हो गया। तो R दोनों में है, कॉमन निकल के E माइनस V दोनों के नीचे में है, तो डिवाइड कर दो, कट जाएगा तो आपको बच जाएगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ई बाई वी माइनस 1, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का अभिष्ट व्यंजक। चलिए अगला विद्युत शक्ति देखते हैं। विद्युत शक्ति होती क्या है? किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक होता है आपका वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आता है एक अश्व शक्ति, एक हार्स पावर 1 HP जिसको बोलते हैं, इतने HP का है बोलते हैं ना, इतने हार्स पावर का है बोलते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, अब विद्युत शक्ति को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, किससे व्यक्त करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत शक्ति, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को हम लोग विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा और जूल में आप लोगों को संबंध भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं अभी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। तो ये हो जाएगा 1 किलो गुणित 1 घंटा। 1 किलो बराबर 1000 होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। सेकंड की बात करें तो 1000 गुणित हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 जूल। एक किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल। ये आपका संबंध हो गया। संबंध को अक्सर पूछता है ना। आगे देखते हैं शक्ति दर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी विद्युत उपकरण को किसी विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, ठीक है, संयोजित किया जाता है मतलब जोड़ा जाता है। जब किसी विद्युत उपकरण को किसी विद्युत स्रोत से क्या किया जाता है? संयोजित किया जाता है, तो उसके द्वारा प्रति एकांक सेकंड में ली गई ऊर्जा को उस उपकरण की शक्ति दर कहते हैं। क्या दर कहते हैं?
शक्ति दर कहते हैं। तो जब किसी विद्युत उपकरण को ना, कोई भी आपका विद्युत उपकरण रहेगा को किसी विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है, तो उसके द्वारा प्रति एकांक सेकंड में ली गई ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं उस उपकरण की शक्ति दर कहते हैं। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन पहला आपका श्रेणी क्रम होता है। इसके पहले दोनों को तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए व्यंजक बता दिया हूँ मैं। इसमें बेसिकली है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इस तरीके से है। कुंजी है, ये ई है, आर, ये आपका ये श्रेणी क्रम है। ठीक है, ये आपका श्रेणी क्रम। अगर समांतर क्रम की बात करें इस तरीके से रहता है आपका प्लस माइनस। ये आपका ये R1 R2 R3, ये आपका श्रेणी क्रम है, ये आपका समांतर क्रम है। इसके लिए आपका फार्मूला भी होता है, I इक्वल टू होता है N E बाय R प्लस NR, धारा में प्रवाहित N। तो इसमें कंडीशन होता है पहला, जब R इज वेरी लेस देन कैपिटल R, तो यहाँ पर ये गायब हो जाएगा, आपका क्या बचेगा एन ई के बटे में R। और जब ये रहेगा तो इसमें रखोगे मान तो आपका पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सेलों का संयोजन में आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। ये एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। आगे देखते हैं विभवमापी पोटेंशियल मीटर। विभवमापी यह एक ऐसा यथार्थ उपकरण है, यह एक ऐसा यथार्थ उपकरण है, यथार्थ है ना, तथार्थ नहीं है, यथार्थ। यह एक ऐसा यथार्थ उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है। विभवमापी की सहायता से, विभवमापी एक ऐसा यथार्थ उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ में उपस्थित दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं विभव प्रवणता। विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव का जो पतन होता है विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, तो विभव प्रवणता, विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव का जो पतन होता है उसको हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता सब फाई से दर्शाते हैं। फाई इक्वल टू होता है आपका V बाय एल। फाई इक्वल टू क्या होता है आपका V बाय एल। तो ये है आपका विभव मापी। चलिए आगे देखते हैं। विभवमापी की सुग्राह्यता के लिए बहुत सारे शर्तें हैं, तो इन शर्तें को एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। क्लियर? तो विभवमापी के सुग्राह्यता के लिए हमारे पास निम्न शर्त है, एक एक करके उस चीज़ को हम लोग देखते जाते हैं। पहला, तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए भाई। विभवमापी की तार की लंबाई को अधिक होनी चाहिए। विभवमापी के तार की लंबाई को अधिक होना चाहिए। विभवमापी के तार की लंबाई को अधिक होना चाहिए। दूसरा,
तारों की संख्या अधिक हो, विभवमापी में तारों की संख्या अधिक होनी चाहिए, चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या बोल रहा है भाई। विभवमापी के तार का व्यास सर्वत्र एक समान हो। इसका जो व्यास रहेगा वो सभी तरफ एक समान होना चाहिए। इसका जो व्यास है, विभवमापी का व्यास एक समान हो, सर्वत्र मतलब हर जगह। चलो लास्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट है हमारा प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा का मान कम हो। जो आपका प्राथमिक परिपथ इसमें जो बहने वाली आपकी धारा है, इसका मान को कम होना चाहिए। इसका मान को आपको कम होना चाहिए। तो यह है आपका विभवमापी की सुग्राह्यता। आगे देखते हैं विभवमापी के उपयोग। विभवमापी के क्या क्या उपयोग हैं, चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में विभवमापी का उपयोग किया जाता है। विभवमापी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए विभवमापी का उपयोग किया जाता है। दूसरा, प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए विभवमापी का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला, दो प्रतिरोधों की तुलना करने में हम लोग विभवमापी का सहायता करते हैं कि दो प्रतिरोध की तुलना, हम कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सा प्रतिरोध प्रबल है कौन सा प्रतिरोध दुर्बल है, हम विभवमापी की सहायता से इनकी तुलना कर बता सकते हैं। दो प्रतिरोधों की तुलना। एट लास्ट, ताप विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने में। विभवमापी का उपयोग आप लोग ताप विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने में किया जाता है। चलिए, यह है आपका विभवमापी का उपयोग दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना में, प्राथमिक सेलों के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, दो प्रतिरोधों की तुलना करने में, ताप विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने में। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है, जिसको हम लोग अभी भी ज्ञात किए हैं, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। हम जानते हैं कि I = E R प्लस स्मॉल r होता है और I = होता है आपका V/R। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है, इसलिए RHS भी बराबर होगा। क्या हो जाएगा? E/R प्लस स्मॉल r = हो जाएगा V/R। स्मॉल r का वैल्यू ज्ञात करना है हमको। ये हो जाएगा आपका RE = हो जाएगा VR प्लस स्मॉल r। आगे हो जाएगा हमारे पास RE VR प्लस V स्मॉल r। ये हो जाएगा VR प्लस V स्मॉल r = RE। बराबर है तो कहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा VR = हो जाएगा RE माइनस VR। चलिए, VR = दोनों में R कॉमन है, R को कॉमन निकाल दो, E माइनस V। ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड। तो R का वैल्यू आ जाएगा RE माइनस V/V। आगे स्टेप में हो जाएगा R का वैल्यू RE/V माइनस V/V। तब ये हो जाएगा आपका R = R E/V माइनस से कटेगा 1। ये आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का अभिष्ट व्यंजक।
ये आपका अभिष्ट व्यंजक है। क्लियर। चलिए, विभवमापी के वोल्टमीटर से श्रेष्ठ था। विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है। ठीक है। ये इस अध्याय का और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ था। वोल्टमीटर से विभवमापी श्रेष्ठ है। पहला, विभवमापी एक यथार्थ उपकरण है। विभवमापी एक यथार्थ उपकरण है, जबकि वोल्टमीटर एक यथार्थ उपकरण से बढ़कर है। एक यथार्थ उपकरण से बढ़कर है। वोल्टमीटर में प्रतिरोध प्रबल होती है। वोल्टमीटर से विभवमापी श्रेष्ठ है। ठीक है। प्रतिरोध को लेंगे तथा सेलों के संयोजन की दृष्टि से सेलों के संयोजन की दृष्टि से। चलिए, ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक था। इतने में आप लोगों के चैप्टर क्या है, कंप्लीट है। क्लियर। तो चलिए, आज के क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेसन के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।